अनुवाद विज्ञान के अंतर्गत 10वें अध्याय में पाठ की अवधारणा और प्रकृति, इस विषय को लेकर के हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत इस पाठ की प्रस्तावना, उद्देश्य, अनुवाद के प्रकारों के वर्गीकरण के आधार, जिसमें माध्यम के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर और पाठ के आधार पर अनुवाद प्रकारों पर विस्तृत चर्चा, आंसू अनुवाद, पूर्ण अनुवाद, आंशिक अनुवाद, शब्द प्रति शब्द अनुवाद, शाब्दिक अनुवाद, भाव अनुवाद और छाया अनुवाद आदि के बारे में विचार विमर्श करेंगे और सारांश के रूप में इस अध्याय का सारांश प्रस्तुत करेंगे। सबसे सर्वप्रथम प्रस्तावना। अनुवाद एक प्रायोगिक विद्या है। इसमें प्राय प्रयोग, प्रयोजन आदि सम्मिलित होते हैं। इस आधार पर अनुवादक के अनेक प्रकार होते हैं। प्रस्तुत इकाई में अनुवाद के प्रकारों को समझेंगे। जब कभी अनुवाद सिद्धांत की चर्चा की जाती है, तब अनुवाद के प्रकार उसके अंग बन करके सामने आते हैं। अनुदित पाठकों तथा अनुवाद प्रणाली में जो विविधता दिखाई देती है, एक हद तक अलग अलग प्रकार के अनुवादकों के कारण ही होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अनुवाद के प्रकार वास्तव में एक और तो अनुवाद प्रणालियों के प्रकार कहे जा सकते हैं, तो दूसरी ओर अनुदित पाठकों के प्रकार कहे जा सकते हैं। अनुवाद एक प्रायोगिक विद्या है। किसी भी प्रायोगिक विद्या में प्रयोग, प्रयोजन आदि सम्मिलित रहते हैं। इसी आधार पर अनुवाद भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं। प्रस्तुत इकाई में अनुवाद के विभिन्न प्रकारों पर, उसके वर्गीकरणों के आधारों पर तथा उसके परस्पर अंतरों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ को, अध्याय को पढ़ाने का उद्देश्य जो है वो निम्न प्रकार से हैं। अनुवाद के विभिन्न प्रकारों के विभिन्न आधारों को समझ सकते हैं। अनुवाद के विभिन्न भेद प्रभेदों के अंतर को समझना इस पाठ का, अध्याय का प्रमुख उद्देश्य है। अनुवाद प्रक्रिया और प्रकारों के संबंध को सरलता से समझना इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य है। अनुवाद प्रक्रिया की प्रकृति तथा अनुवाद प्रकारों के संबंध को सरलता से समझ सकना ही इस पाठ या अध्याय की जो है उद्देश्य है। अनुवाद के प्रकार। अनुवाद के प्रकारों के वर्गीकरण के आधार। अनुवाद के प्रकार, उसका वर्गीकरण और उस वर्गीकरण का आधार माध्यम, प्रक्रिया और पाठ। सर्वप्रथम अनुवाद के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। अनुवाद के प्रकार का विभाजन मुख्यतः 3 आधार पर किया जा सकता है: माध्यम, प्रक्रिया तथा पाठ। इन तीनों ही आधार पर अनुवाद के विभिन्न भेद और प्रभेदों की सरलता से समझ सकते हैं। माध्यम के आधार पर अनुवाद का माध्यम क्या है? इस आधार पर अनुवाद के अनेक भेद प्रभेद हो जाते हैं। अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे व्यापक तथा सीमित दोनों ही संदर्भों में देखा जा सकता है।
व्यापक संदर्भ में अनुवाद को प्रतीक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में मानते हैं तो देखा जा सकता है या माना जा सकता है, और कथ्य का प्रतीकांतरण ही अनुवाद है। सीमित संदर्भ में अनुवाद को भाषा सिद्धांतों के संदर्भ में देखा जा सकता है अथवा समझा जा सकता है। यह माना जाता है अनुवाद कथ्य और भाषांतरण के मध्य की क्रिया है। इन दोनों ही आधारों पर अनुवाद के अलग अलग भेद हो जाते हैं। वस्तुतः इन दोनों का आधार इस बात को लेकर के है कि अनुवाद में किस माध्यम पर बल दिया गया है। लेखन भी माध्यम का ही भेद है और अनुवाद में लेखन को भी आधार बनाया जाता है। माध्यम के आधार पर अनुवाद के निम्नलिखित 3 भेद किए जा सकते हैं: प्रतीक प्रकार, भाषा प्रकार और लेखनी प्रकार। प्रतीक प्रकार के अंतर्गत पुनः अनुवाद के 3 भेद हो जाते हैं। पुनः अनुवाद के 3 भेद हो जाते हैं। ये यदि एक अनुवाद ही भाषा की किसी एक प्रतीक व्यवस्था से उसी भाषा की किसी अन्य प्रतीक व्यवस्था के बीच किया गया हो, वह अंतभाषिक अनुवाद का क्षेत्र है। यदि अनुवाद एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था से दूसरी भाषा की प्रतीक व्यवस्था के बीच होता है, वह अंतर्भाषिक अनुवाद कहलाता है। और तीसरा नेत्र अंतर प्रतीकात्मक व्यवस्था का है, जहाँ एक भाषिक प्रतीक व्यवस्था से किसी अन्य भाषेत्र व्यवस्था में अर्थ का अंतर किया जाता है, वहाँ ये व्यवस्था लागू होती है। इन तीनों ही आधारों पर प्रतीक प्रकार संबंधी अनुवाद के 3 प्रमुख उपभेद हो जाते हैं। वो हैं अन्यंतर या अंतर्भाषिक अनुवाद, भाषांतर या अंतर्भाषिक अनुवाद, प्रतीकांतर या अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। भाषा प्रकार माध्यम के आधार पर भाषा प्रकार उसका दूसरा माध्यम प्रकार है। भाषा के विभिन्न रूपों जैसे मौखिक, लिखित, गद्य, पद्य आदि में किया गया अनुवाद भाषा प्रकार के अंतर्गत आता है। वस्तुतः मौलिक और लिखित रूप से भाषा एक प्रकार से उपादान तथा भाषा रूप के अंतर्गत काव्य तथा गद्य रूपों की चर्चा की जाती है। इस प्रकार भाषा प्रकार के आधार पर अनुवाद निम्नलिखित 2 भेद में बट जाता है: उपादान सापेक्ष तथा रूप सापेक्ष। इन दोनों ही भेदों के अंतर्गत 2 प्रकार के अनुवाद हो सकते हैं। उपादान सापेक्ष में वस्तुतः पाठक अनुवाद का आधार बनता है। यही अनुवाद उच्चरित भाषा, लिखित भाषा दोनों को ही उपादान के रूप में अनुवाद के लिए ग्रहण किया जा सकता है। लिखित भाषा मौखिक और उच्चरित भाषा में किया गया अनुवाद आंसू अनुवाद कहलाता है। रूप सापेक्ष में कथ्य रूपी यानी गद्य और पद्य रूप अनुवाद के आधार बनते हैं। इसमें भी उच्चरित और लिखित दोनों तरह के गद्य और पद्य का अनुवाद आता है। इस प्रकार उपादान तथा रूप सापेक्ष अनुवाद को पुनः 2 उपभेदों में बांटा जाता है: उपादान सापेक्ष अनुवाद और आंसू अनुवाद, रूप सापेक्ष पदानुवाद और गद्यानुवाद। लेखन प्रकार तीसरा जो आधार है वो लेखन प्रकार है। इसके अंतर्गत अनुवाद वस्तुतः उच्चारण और लिपि तथा अथवा 2 लिपियों के बीच किया जाता है।
लेखन प्रकार के दो भेद होते हैं, लिप्यांकन और लिप्यांतरण। लिप्यांकन स्रोत भाषा के पाठक को स्रोत भाषा के उच्चारण के आधार पर लिख देना लिप्यांकन रूप कहलाता है। जैसे टेप में रिकॉर्ड किए हुए पाठक को लिपिबद्ध करना, ऐसे लेखकों की बातचीत को लिपिबद्ध करना जिसकी भाषा का लिखित रूप मौजूद नहीं है। स्रोत भाषा में प्रयुक्त लिपि चिन्हों के स्थान पर लक्ष्य भाषा के लिपि चिन्हों का प्रतिस्थापन लिप्यांतरण आधार है। जैसे जंगल को रोमन में जंगल लिखना। प्रक्रिया के आधार पर अनुवाद प्रक्रिया का निर्धारण स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा के पाठकों की प्रकृति की दृष्टि से किया जा सकता है। इस आधार पर भी मूल रचना का जो प्रभाव मूल भाषा के पाठक पर पड़ता है, वही प्रभाव अनुदित पाठ के पाठकों पर भी पड़ना चाहिए। इन दोनों आधार पर अनुवाद के दो भेद होते हैं, पाठ धर्मी अनुवाद और प्रभाव धर्मी अनुवाद। पाठ के आधार पर वस्तुतः कथ्य अर्थ और अभिव्यक्ति का समन्वित रूप होता है, किंतु अनुवादों में पाठ के कथ्य का अर्थ पक्ष की प्रधानता रहती है और जो कुछ अनुवादों में अभिव्यक्ति पक्ष की जाती है उसे अनुवाद के दो भेद होते हैं, अभिव्यक्ति सापेक्ष अनुवाद और अर्थ सापेक्ष अनुवाद। अभिव्यक्ति सापेक्ष अनुवाद और अर्थ सापेक्ष अनुवाद। अभिव्यक्ति का संबंध एक और पाठक की रचना के साथ होता है तो दूसरी और भाषा व्यवस्था के विभिन्न स्तरों के साथ होता है। इस आधार पर अभिव्यक्ति सापेक्ष अनुवाद के अंतर्गत रचना सापेक्ष अनुवाद तथा व्यवस्था सापेक्ष अनुवाद दो उपभेद आते हैं। रचना सापेक्ष अनुवाद में कभी पाठक के प्रत्येक अंश का अनुवाद किया जा सकता है और कभी किसी अंश अथवा पाठ के कुछ अंशों का। इस आधार पर रचना सापेक्ष अनुवाद के दो उपभेद माने गए हैं, पूर्ण अनुवाद, आंशिक अनुवाद। व्यवस्था सापेक्ष अनुवादों का आधार भाषिक तत्वों के विभिन्न स्तर होते हैं। यहाँ भी दो प्रकार की संभावनाएं बनी रहती हैं। पाठक के सभी भाषिक स्तरों का अनुवाद किया जाए अथवा किसी एक या कुछ स्तरों का अनुवाद। इस दृष्टि से व्यवस्था सापेक्ष अनुवाद के भी निम्नलिखित दो भेद हो जाते हैं, समग्र अनुवाद और परिसीमित अनुवाद। अर्थ सापेक्ष अनुवाद। अर्थ सापेक्ष अनुवाद पाठ के आधार पर किए गए अनुवादों का दूसरा प्रकार है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित 4 प्रकार के अनुवाद आते हैं। शब्द प्रति शब्द अनुवाद, शाब्दिक अनुवाद, भाषिक अनुवाद तथा छायावादी अनुवाद। अनुवाद प्रकारों पर विस्तृत चर्चा। आशु अनुवाद। आशु अनुवाद का अपादान होता है उच्चरित या मौखिक भाषा। जब विभिन्न भाषाभाषी लोग एक साथ मिलते हैं, विशेषकर विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधि जब परस्पर मिलते हैं, उनके बीच वार्तालाप पे आशु अनुवाद के माध्यम से संपन्न होता है। आशु अनुवाद में दुभाषीय
या अनुवादक के लिए सबसे आवश्यक गुण होता है कि कम से कम समय में वह मूल वक्ता की बात को अनुदित करके इंटरप्रिटेशन करके प्रस्तुत कर दे। जहाँ अन्य अनुवादों में अनुवाद को सोचने विचारने कोष देखने आदि का अवसर मिल जाता है, वहाँ आंसू अनुवाद से यह अपेक्षा नहीं रखी जाती है। वह वक्ता के मुख से जैसे ही वाक्य निकले और इससे पहले ही वह अगला वाक्य आरंभ करे, संदेश को तुरंत तत्परता से संप्रेषित करे। यही कारण है आंसू अनुवाद की तुलना में व्याख्यात्मक हो जाता है, क्योंकि मूल संप्रेषित को तुरंत प्रेषित करना यहाँ उद्देश्य होता है। अतः आंसू अनुवाद को एक अच्छा द्विभाषी ही नहीं, वरना विषय वस्तु का अच्छा ज्ञाता भी होना आंसू अनुवादक के लिए जरूरी होता है। पूर्ण अनुवाद, जिस अनुवाद में मूल रचना या पाठ के प्रत्येक अंश का अनुवाद किया जाता है, वह पूर्ण अनुवाद कहलाता है। यहाँ मूल पाठ का कोई भी अंश छोड़ा नहीं जाता है। श्रोत्र भाषा पाठ की प्रत्येक इकाई शब्द, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य आदि लक्ष्य भाषा में प्रतिस्थापनापूर्ण अनुवाद करते हैं और अनुवादक अनुवाद करता है तो पूर्ण अनुवाद कहलाता है। प्राय प्रभावधर्मी अनुवादक इस कोटि के ही अनुवादक होते हैं। आंशिक अनुवादक, जब अनुवाद करते समय मूल कृति से सभी अंशों का विभिन्न कारणों से अनुवाद करना संभव नहीं होता है या संभव नहीं हो पाता है, तब मूल रचना के कुछ अंशों का अनुवाद करना पड़ता है। इस प्रकार सामान्य इन अंशों के लक्ष्य भाषा के अनुदित पाठ में व्यवस्थित रूप से रखना और सृजनात्मक साहित्य में प्राय इस प्रकार के शब्द व अभिव्यक्ति आ जाती है जिसके लिए लक्ष्य भाषा में समतुल्य अभिव्यक्ति नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में उस शब्द अभिव्यक्ति को लक्ष्य भाषा की लिपि में यथावत रूप से लिख दिया जाता है और पाद टिप्पणी में उसको स्पष्ट कर दिया जाता है, जैसे आंशिक अनुवाद कहलाते हैं। शब्द प्रति शब्द, शब्द प्रति शब्द, इसे शब्द अनुवाद भी कहा जाता है। इस प्रकार के अनुवाद में श्रोत्र भाषा पाठ का प्रत्येक शब्द केंद्र बिंदु होता है। अनुवाद करते समय वाक्य रचना पर ध्यान न दिया जाकर वाक्य में प्रयुक्त शब्दों पर ध्यान दिया जाता है। इन शब्दों के लिए लक्ष्य भाषा में प्राय तलाश किए जाते हैं और इन पर्यायों को अनुदित पाठ में उसी क्रम में लिखा जाता है जिस क्रम में मूल भाषा पाठ में लिखा गया है। इस प्रकार के अनुवाद वस्तुतः कोई भी शब्द छोड़ने की अनुमति नहीं देता है और ना ही अपनी ओर से कोई शब्द जोड़ने की अनुमति देता है। मूल पाठ में विद्यमान नहीं है तो उसे जोड़ा नहीं जाता है, मूल पाठ में जो है उसको हटाया नहीं जा सकता है। शाब्दिक अनुवाद, शाब्दिक अनुवाद को शब्द अनुवाद भी कहा जाता है।
शाब्दिक अनुवाद में पाठ में आए सभी शब्दों का अनुवाद किया जाता है। वस्तुतः शाब्दिक अनुवाद वाक्य के स्तर पर होने वाला अनुवाद है। अनुवाद में मूल पाठ के एक एक शब्द, पद, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य सभी का अनुवाद किया जाता है। प्राय यहाँ ये माना जाता है कि अनुवाद करते समय अनुवादक मूल पाठ के किसी अंश को ना तोड़े, ना छोड़े और ना ही नया कोई शब्द या अंश जोड़े। प्राय सूचना प्रधान साहित्य, वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य, तथ्यात्मक तथा प्रत्येक शब्द का विशिष्ट अर्थ लिए हुए साहित्य। अतः शाब्दिक अनुवाद करने से एक लाभ यह होता है, मूल कृति की प्रामाणिकता हो जाती है, अनुवाद संभव हो पाता है। हालांकि इसमें से भी हर शब्द का अनुवाद करना जरूरी नहीं है। भाव अनुवाद। भाव अनुवाद शाब्दिक अनुवाद की विपरीत विधा है। शाब्दिक अनुवाद में अनुवादक को यह अपेक्षा रहती है कि वह मूल पाठ की प्रत्येक इकाई का अनुवाद करे तथा मूल कृति की वाक्य रचना पर न ध्यान जाकर उसके मूल भाव को ग्रहण करने की चेष्टा करने का प्रयास करता है। अनुवाद करते समय मूल पाठ के भाव और अर्थ को अनुवाद में पूरी तरह अभिव्यक्त करने की कोशिश की जाती है। अतः शाब्दिक अनुवाद करते समय पूरी तरह से अभिव्यक्त करने की कोशिश की जाती है।